चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और रुख कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जयपुर से खबर है जहां वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक से जुड़ा मामला है। एसओजी ने वन रक्षक रेशमी चिल्का को गिरफ्तार कर लिया है। कांस्टेबल देवाराम की भतीजी है रेशमी। बुधवार को देवाराम को गिरफ्तार कर लिया गया था। 5 लाख रुपए में सॉल्व्ड पेपर खरीदा गया था और फिलहाल इस बीच जानकारी मिल रही है कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा मामले में जो एसओजी है उसने वन रक्षक रेशमी चिल्का को गिरफ्तार कर लिया है। कांस्टेबल देवाराम की भतीजी हैं रेशमी और फिलहाल रेशमी चिल्का को एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया है। बुधवार को देवाराम को भी गिरफ्तार किया गया था। सोमू आनंद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सोमू, फिलहाल रेशमी चिल्का को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल, देखिए रेशमी चिल्का को गिरफ्तार किया गया है। कल जिन 3 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से एक देवाराम की वो भतीजी है। देवाराम ने पूछताछ के दौरान एसओजी को यह बताया था कि उसने अपनी भतीजी को पेपर पढ़ाया था और उसको अपनी गाड़ी से जाकर के सेंटर तक छोड़ा था। इस पूरे पेपर का सौदा जो है 5 लाख रुपए में हुआ था और अब एसओजी की टीम रेशमी चिल्का से भी पूछताछ कर रही है। ठीक है सोमू, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं और जयपुर से अगली बड़ी खबर है जहां परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने वाले 2 परीक्षार्थी गिरफ्तार हो गए हैं। वहीं अपनी जगह वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में बैठाने का आरोप है। डमी कैंडिडेट बैठा करके पास की थी परीक्षा। प्रवीण कुमार देवाराम को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। डमी कैंडिडेट बैठाने वाले गिरोह से मिलकर के ये गड़बड़ी की गई थी। तो आपको बताएं कि परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने वाले 2 परीक्षार्थी गिरफ्तार हो चुके हैं। सोमू आनंद हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सोमू, क्या जानकारी है? डमी कैंडिडेट बैठाने वाले 2 परीक्षार्थी गिरफ्तार। देखिए, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ा हुआ ये मामला है और इसमें 2 ऐसे शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने अपनी जगह पर डमी कैंडिडेट बिठाए थे। एसओजी को इस बारे में शिकायत मिली थी। शिकायत का सत्यापन किया गया। जो तमाम दस्तावेज इन्होंने जमा कराए थे उस वक्त पे उन दस्तावेजों को खंगाला गया और उसके बाद इनकी चोरी पकड़ी गई और अब इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सोमू, इस मामले को लेकर के अभी जानकारी है कि कुछ और भी लोग अभी रडार पर हैं क्या? बिल्कुल, देखिए क्योंकि इन दोनों ने कुछ गैंग से संपर्क किया था जिनको लगातार डमी कैंडिडेट्स मुहैया कराते थे और उन्हीं के माध्यम से इनको डमी कैंडिडेट मुहैया कराए गए हैं। अब यह भी देखने वाली बात होगी कि डमी कैंडिडेट के एवज में इन्होंने कितनी राशि जो है उसका भुगतान किया है, साथ ही साथ किस किस गैंग की संलिप्तता है। इन तमाम पहलुओं पर एसओजी की टीम जांच कर रही है। इनसे पूछताछ में ये खुलासे हो सकते हैं। ठीक है सोमू, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं बूंदी से बड़ी खबर है जहां बूंदी में एसीबी की टीम के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। टोंक और भीलवाड़ा एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। नैनवा एसडीएम ऑफिस में छापा मारा गया है। रीडर सहित दलाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते दोनों को पकड़ा है और मामले में स्टे लगाने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। एसीबी एसडीएम की भूमिका जांच में जुटी हुई है और इस मामले को लेकर के जांच की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि टोंक और भीलवाड़ा एसीबी टीम ने यह कार्रवाई की है। नैनवा एसडीएम ऑफिस में छापा मारा है। रीडर सहित दलाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दोनों को पकड़ा है और इसमें रीडर सहित दलाल जो है वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। वहीं मामले में स्टे लगाने के लिए रिश्वत की डिमांड की गई थी, मांग की गई थी और फिलहाल एसीबी की टीम एसडीएम की भूमिका की भी जांच में जुट चुकी है। और प्रतापगढ़ से खबर है जहां एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। 10 साल बाद छात्राओं को मिला उनका हक। 10 साल बाद अब मिलेगा नन्ही कली योजना का लाभ। छात्राओं को निःशुल्क जूते वितरित किए जाएंगे और एनजीओ ने नन्ही कली योजना के तहत सहायता सामग्री दी थी। 10 सालों से इस ओर किसी जिम्मेदार का कोई ध्यान नहीं गया, लेकिन एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद बीएसए ने इस पर संज्ञान लिया है और अब ये वितरित जूते किए जाएंगे। एनडीटीवी में प्रसारित खबर के पश्चात हमने संज्ञान लेते हुए उसके लिए एक जांच टीम का गठन किया है, जिसमें एक प्रिंसिपल, उस संबंधित पंचायत के पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और एक कनिष्ठ लिपिक, उनको जांच के लिए तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। तथ्यात्मक रिपोर्ट आ जाने के पश्चात जो विभाग के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही होगी वह की जाएगी। और इरफान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इरफान, 10 सालों का इंतजार,
कोई भी जनप्रतिनिधि से लेकर के प्रशासनिक अमले का कोई भी अधिकारी इस बारे में ध्यान नहीं देता, लेकिन जब इस खबर को दिखाया जाता है एनडीटीवी के द्वारा, उसके बाद कहीं प्रशासन हरकत में आता है। जी बिल्कुल शुभेंदु, ये बहुत बड़ा मामला है। जिस तरीके से एक एनजीओ था, एनजीओ ने कोई एनजीओ था, एनजीओ हालांकि वो एनजीओ अभी भी चल रहा है, उसमें एक नन्ही कली योजना है जिसके अंदर जो आदिवासी बालिकाएं होती है या फिर जो यानी कि बात करें तो गरीब बालिकाएं होती है, तो वहां पर ये एनजीओ जाकर सामग्री वितरित करता है, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड उनकी बुक्स वगैरह हो, बैग हो, स्वेटर हो या फिर जूते हो, इस प्रकार की सामग्री वितरित करता है ये एनजीओ। तो इसी को लेकर हम जब इस विद्यालय में पहुंचे, ये विद्यालय दरियावत क्षेत्र का है, आक्याखेड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। इसके अंदर एक कमरा कक्ष बंद मिला हमें, तो जो अभी कार्यवाहक प्रधानाचार्य है उनसे हमने इस बारे में जाना कि आखिर इस कमरे के ताला क्यों जड़ा हुआ है, तो उन्होंने बताया इसके अंदर कुछ जूते पड़े हुए हैं जो बच्चों को वितरित करने हैं। तो मैंने पूछा कि ये कमरा कब से बंद है, तो उन्होंने बताया कि ये कमरा पिछले 10 सालों से बंद है। तो जब उनसे जाना कि 10 साल पहले जब इस जूतों को वितरित करने थे तो यहाँ प्रधानाचार्य कौन था, तो उन्होंने बताया कि कूड़चंद लवाना करके था कोई प्रधानाचार्य, 2016 में तब उसने इस स्कूल के अंदर कुछ जूते वितरित तो किए थे। तो हमने उस जो पूर्व का प्रधानाचार्य था उनसे संपर्क साधा, तो उन्होंने बताया कि 2016 में उन्होंने इस क्षेत्र के जो ये विद्यालय है, इस क्षेत्र के आसपास के कुल 10 विद्यालयों के लिए इस एनजीओ द्वारा बालिकाओं के लिए निःशुल्क वितरित करने के लिए जूते आए थे। तो उन्होंने उस स्कूल में तो वितरित कर दिए, लेकिन जो बाकी के 9 विद्यालय थे उनमें इन जूतों को वितरित नहीं किया। उसके बाद में 2017 के अंदर जो उस तत्कालीन जो प्रधानाचार्य थे तो कूड़चंद लवाना, उनका तबादला कई अन्य जगह हो गया। उसके बाद में 2021 में वह अपने सेवानिवृत्त हो गए। तब से लगा के 2016 से आज तक यह जूते उसी बंद कमरे के अंदर मिट्टी खा रहे हैं। उसके बाद में इस मामले का संज्ञान लिया है जो अभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है वीरेंद्र सिंह सक्तावत, क्योंकि एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद में संज्ञान लेते हुए 3 लोगों की टीम का गठन किया है जो तथ्यात्मक रिपोर्ट ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सुपुर्द करेगी। उसके बाद में इन बच्चों को ये जूते वितरित किए जाएंगे। ये जूते उसके बाद वितरित किए जाएंगे और 10 सालों का इंतजार। बहुत शुक्रिया खैर इरफान इस पर जानकारी देने के लिए। अब जरा आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा गुरुवार को दिल्ली के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। सीएम ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की और राज्य के विकास को लेकर विजन रखा और लंबी चर्चा हुई। इसके साथ ही सीएम ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी राज्य के मुद्दों पर लंबी चर्चा की। वहीं राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में विश्वविद्यालयों के कुलपति के नाम बदलने पर सदन में जोरदार बहस हुई। विपक्ष ने कुलपति नाम बदलने पर जमकर सवाल उठाए। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2025 पर सदन में जोरदार बहस हुई। दरअसल सरकार ने कुलपति शब्द को बदलकर कुलगुरु करने का फैसला लिया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कुलपति शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि ये संस्कृत साहित्य से जुड़ा शब्द है और इसका प्रयोग प्राचीन ग्रंथों में भी हुआ। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आज कुलपति शब्द अच्छा नहीं लग रहा, आखिर कारण क्या है? बीजेपी सनातन धर्म की बात करती है, लेकिन ये नाम परिवर्तन पाखंड से ज्यादा कुछ नहीं। विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है वो आप सब लोगों के सामने है। बच्चों के छात्र संघ चुनाव तो ये करा नहीं पा रहे हैं, खाली सीटें हैं उनको भर नहीं पा रहे हैं, वीसी के ऊपर इतने मामले चल रहे हैं, उन पे जांच चल रही है, उन पे कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं, राजस्थान के लोगों को वीसी बना नहीं पा रहे हैं, उन पे तो कोई चर्चा है नहीं, नाम बदल रहे हैं। वहीं कुलपति शब्द को बदलकर कुलगुरु करने पर राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में जोरदार बहस हुई। हमारा ऐतिहासिक गौरव रहा है, उसके संबंध में हमने विश्वविद्यालयों में जितने भी विधियां हैं उसमें एक शब्द है कुलपति वाइस चांसलर, उसको कुलगुरु और प्रो वाइस चांसलर को पति कुलगुरु किया है। ये बिल आज पास हुआ है और इसमें महामहिम की स्वीकृति मिलते ही कानून बन जाएगा और भविष्य में हम कुलगुरु के नाम से पुकारेंगे। फिलहाल मामले को लेकर सदन में तो खूब हंगामा हुआ, लेकिन नाम बदलने से वाकई में कोई बदलाव होगा, ये सवाल है।
एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से संवाददाता सुशांत पारिक की रिपोर्ट। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार किया है और उन्होंने गहलोत पर मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए नकारात्मकता के बयान देने के आरोप लगाए और कहा कि अच्छा होता कि वो सदन में आते, जनहित के मुद्दों पर चर्चा करते, लेकिन वो विधानसभा में मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय केवल मीडिया के सामने बयानबाजी कर रहे हैं। पटेल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को कांग्रेस के नेताओं ने सदन में बोलने नहीं दिया, जबकि सरकार ने उन्हें मौका दिया। गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं, सचिन पायलट जी को मौका क्यों नहीं दिया? कई दिन तक कुर्सी की खींचतान चलती रही, आदरणीय सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने दिया? मौका की बात करते हैं, आदरणीय पायलट जी को मौका देने के बजाय रगड़ाई की बात क्यों की? मौका देने की बात करते हैं, उनको मौका देने के बजाय होटलों में कैंपिंग क्यों नहीं की? मौका देने की बात करते हैं, मैं उनसे ये भी जानना चाहता हूँ कि होटलों में कैंपिंग नहीं करके सीधा कह देते पायलट जी आप आइए, आप और हम बराबर हैं, आपको मौका देते हैं। आदरणीय परशुराम जी मदेना साहब को मौका क्यों नहीं दिया? आदरणीय हरदेव जी जोशी जी का विषय आया तब अड़ंगाई क्यों लगाई? दिल्ली से आदरणीय सीपी जोशी साहब को मौका क्यों नहीं दिया? दिल्ली से जब 22 सितंबर 2022 को जयपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे का डेलीगेशन आया था तो वो नाटक रस करके उनसे उनके विधायकों को मिलने क्यों नहीं दिया? वहीं झुंझुनू से पकड़ी गई एसआई मोनिका की एक चिट्ठी इन दिनों खूब वायरल हो रही है। दरअसल ये चिट्ठी उस वक्त की है जब मोनिका ने अपनी आमद दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखा था, लेकिन उस लेटर में वो अपना पदनाम तक सही से नहीं लिख पाई। ये स्थिति तब है जब मोनिका को एसआई भर्ती परीक्षा में हिंदी में 200 में से 184 अंक मिले थे, फिर भी हिंदी में वो एक चिट्ठी तक शुद्ध तरीके से नहीं लिख पाई। कैसे खुली मोनिका की पोल और कैसे एक चिट्ठी ने खोले मोनिका के सारे राज, इस रिपोर्ट में आप देखिए। एसआई भर्ती परीक्षा में 34वीं रैंक, एक लेटर ने खोल दी पोल। 20 लाइन के पत्र में 13 गलतियां, ऐसे गिरफ्तार हुई आरोपी। राजस्थान में साल 2021 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती में गड़बड़ झाले से हुई नियुक्ति पर अब तक गिरफ्तारी चल रही है। 2021 में भर्ती हुए सभी सब इंस्पेक्टर एसओजी की रडार पर हैं। इस परीक्षा को न सिर्फ पास करने बल्कि उसमें टॉप करने वाली मोनिका जाट के जीवन में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि जांच में ना तो नाम आया था और ना ही कोई पहचान पाया था। यहां तक कि ट्रेनिंग के बाद कोर्ट के आदेश पर सभी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को पुलिस लाइन में रखा गया, लेकिन पुलिस लाइन झुंझुनू में एक महिला सब इंस्पेक्टर मोनिका तब गिरफ्तार की गई जब वो अपना पदनाम सही से नहीं लिख पाई। जब इसकी जांच हुई तो एसओजी ने महिला सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया और मामले में सभी के होश उड़ा देने वाला खुलासा हुआ। राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एक बार फिर चर्चा में है। 3 अलग अलग मामलों की जांच हो रही है और सब में कार्रवाई भी हो रही है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में भी 2 नए ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया गया है। भरतपुर से भी गिरफ्तारी हुई है और उससे पहले एक और गिरफ्तारी झुंझुनू से मोनिका जाट की हुई है, जिसकी ग्रेजुएशन की डिग्री पर भी संदेह है। उसकी भी जांच एसओजी करेगी। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में नकल करने के आरोप में एक महिला सब इंस्पेक्टर मोनिका को गिरफ्तार किया। पुलिस लाइन झुंझुनू से गिरफ्तार मोनिका ने भर्ती परीक्षा में हिंदी के सब्जेक्ट में 200 में से 184 नंबर और सामान्य ज्ञान में 200 में से 161 नंबर हासिल किए। बावजूद इसके जब उसने अपनी ज्वाइनिंग के लिए प्रार्थना पत्र लिखा तो उसमें कई गलतियां पाई गई, जिसके बाद ही शक शुरू हो गया। वहीं जब इस मामले में जांच की गई तो खुलासा हुआ कि उसने परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल की थी और इसके लिए एक नकल गिरोह को 15 लाख रुपए दिए गए। मोनिका ने ब्लूटूथ से पेपर पढ़कर दी थी परीक्षा। सामान्य हिंदी में 200 में से 184 अंक मिले। सामान्य हिंदी की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। एक पेज के आवेदन में दर्जनों गलतियां की। इंटरव्यू में उसे सिर्फ 15 अंक मिले, लेकिन लिखित परीक्षा के अंक ज्यादा थे। लिखित परीक्षा से वो 34वें स्थान पर आ गई। इंटरव्यू में मुश्किल से पास हुई थी मोनिका। रिटेन के अंक ने मोनिका को मेरिट दिला दी। एसओजी की जांच में सामने ये भी आया कि मोनिका का लिखित परीक्षा का सेंटर अजमेर में था। परीक्षा के दौरान उसने 15 सितंबर 2021 को ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल कर पेपर सॉल्व किया और इस काम में नकल गिरोह के सरगना पौरव कालेर ने उसकी मदद की। पौरव ने ब्लूटूथ के जरिए उसे परीक्षा के दोनों सत्रों में प्रश्नों के उत्तर पढ़कर बताए थे। इसी कारण मोनिका ने लिखित परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल किए और 34वीं रैंक हासिल कर ली। हालांकि जब वो इंटरव्यू देने पहुंची
तो उसे महज 15 अंक ही मिले। फिर भी लिखित परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के कारण वो चयनित हो गई। वहीं मोनिका ने जब 11 नवंबर 2024 को पुलिस लाइन झुंझुनू में अपनी आमद दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया तो उसमें हिंदी भाषा की गंभीर अशुद्धियां पाई गई। 20 लाइन के प्रार्थना पत्र में निरीक्षक, प्रोबेशनर, डॉक्यूमेंट और झुंझुनू जैसे 13 शब्द गलत पाए गए थे, जबकि मोनिका के हिंदी में 200 में से 184 नंबर आए थे। वहीं इस मामले को लेकर अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों पर भी एक्शन हो रहा है। भरतपुर से वीरेंद्र मीणा को गिरफ्तार किया गया। अपनी जगह डमी कैंडिडेट बिठाया था। एसओजी डमी कैंडिडेट की भी तलाश कर रही है। साल भर से कार्रवाई के इंतजार में बोर्ड था। एसओजी ने फर्जी सर्टिफिकेट ब्रैकेट पर भी कार्रवाई की। फर्जी सर्टिफिकेट बांटने वाली यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई की गई है। जीएस यूनिवर्सिटी पर पिछले दिनों एक्शन लिया गया। इन तमाम गिरफ्तारियों से एक बार फिर से एसओजी के प्रति युवाओं का भरोसा जो है वो बढ़ा है कि पेपर लीक मामले पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही थी और खास तौर पे एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जिस तरह की कार्रवाई एसओजी ने की थी। हालांकि अभी भी एक बात की मांग की जा रही है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो और एक धारा है जो इसको रद्द नहीं करने की मांग कर रहा है। मामला कोर्ट में है, लेकिन इस बीच में एक बार फिर से अलग अलग माफियाओं पर जिस तरह से एसओजी कार्रवाई कर रही है उससे युवाओं में काफी भरोसा जगा है। जयपुर से सोमू आनंद, एनडीटीवी। और डीडवाना से बड़ी खबर है, जहां भाई ने बहन को हवस का शिकार बनाया। कलयुगी भाई ने नाबालिग बहन से रेप किया। 10 दिनों तक बहन से रेप करता रहा। बदनामी के डर से परिजनों ने बेटी की हत्या की साजिश रची। पीड़िता ने अपने जीजा को फोन करके मदद मांगी। मकराना थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। तो डीडवाना से ये बड़ी खबर है और भाई ने ही अपनी बहन को हवस का शिकार बनाया। कलयुगी भाई ने नाबालिग बहन से रेप किया और 10 दिनों तक वो इसी तरीके से गलत काम करता रहा। बदनामी के डर से परिजनों ने बेटी की हत्या की साजिश रची और पीड़िता ने अपने जीजा को फोन करके इस मामले को लेकर के मदद भी मांगी। जहीर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। जहीर, क्या ये पूरा मामला है और ये समाज को कलंकित करने वाला मामला? जी बिल्कुल, देखिए समाज को कलंकित करने वाला मामला है, क्योंकि एक भाई ने ही अपनी बहन को अपनी हवस का शिकार बना लिया। भाई 25 साल का है जबकि बहन नाबालिग है, केवल मात्र 15 साल की है। और ये मामला जो है लगभग 1 से 1.5 माह पुराना है। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की का जो बड़ा भाई है वो ड्रग्स का नशा करता है, नशे का आदी है और गत 1 से 10 फरवरी के बीच उसने नशे की हालत में पीड़िता के साथ कई बार रेप किया। पीड़िता ने जब माता पिता को इसकी जानकारी दी तो पिता ने नशे में होने के कारण अनदेखी कर दी, जबकि मां ने बदनामी की डर से भाई का ही पक्ष लिया। यही नहीं, उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी गई, उसे घर में बंधक बना लिया गया। इसके अलावा पीड़िता के साथ मारपीट कर धमकी दी गई कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसे जान से मार देंगे। पीड़िता डरी सहमी सी रहने लगी। आखिरकार किसी एक रोज उसने अपने जीजा से संपर्क किया और उसने आपबीती बताई, जिस पर इसके जीजा ने जो है वकील के माध्यम से मकराना थाने को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है, पीड़िता के बयान दर्ज किए जिसमें दुष्कर्म की बात सामने आई। बयान के आधार पर पुलिस ने जो है पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। हालांकि आरोप अच्छा, इसमें एक और भी बात सामने आ रही है कि लोकलाज के डर से परिजनों ने पीड़िता की हत्या की साजिश को भी रच दिया। जी बिल्कुल, पीड़िता का यह आरोप है कि जब उसने अपने माता पिता को इस बात की जानकारी दी तो माता पिता ने न केवल इसमें संजीदगी तो नहीं दिखाई, उल्टा उसी पीड़िता को ही डराने धमकाने लगे और उसे यहाँ तक धमकी दे दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे जान से मार देंगे। तो पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि पूरा मामला जो है वो किस तरह का है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहीर इस पर जानकारी के लिए। और इस मामले को लेकर के थाना अधिकारी का इस मामले पर क्या कहना है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। कल रात को एक पीड़िता है, उसने अपने रिश्तेदारों के साथ में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी थी कि उसका सगा भाई जो है उसी ने उसके साथ में दुष्कर्म का अपराध किया है। इस पर मुकदमा दर्ज किया है और अनुसंधान जारी है। वहीं कोटा के लाडपुरा पंचायत समिति के प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू के निलंबन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और इसके बाद नईमुद्दीन गुड्डू से जुड़े कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कोर्ट के फैसले के बाद कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। आपको बता दें कि लाडपुरा पंचायत समिति के प्रधान को सरकार ने निलंबित कर दिया था, जिसके बाद प्रधान नईमुद्दीन कोर्ट की शरण में चले गए। कोर्ट के फैसले से कांग्रेस पार्टी के चुने जनप्रतिनिधियों को हटाने की पर किरकिरी हुई। यहां लाडपुरा पंचायत समिति में बीजेपी का बहुमत नहीं होने पर भी हेमंत यादव को प्रधान बना दिया। कोर्ट से रोक के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने गुड्डू को बधाई दी और स्वागत किया। रुक ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।